तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सिर्फ आज हम लोग जो है ना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे विद इन दिस वीक में। हम लोग कोशिश करेंगे कि सेल के सारे स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना, ठीक है। तो कहा जाता है एक रफ अंदाजे के मुताबिक हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स जो है ना एक इंसान की बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम सेल को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट्स द लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो हमारी बॉडी के हैं वो क्या है, सेल। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और सेल के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसको साइटोलॉजी कहेंगे या सेल बायोलॉजी कहेंगे, दोनों टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम एक जनरलाइज सेल की बात करें तो इस जनरलाइज सेल में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। प्लांट्स में चूंकि हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बता दूं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम जाएं, इंट्रासेलुलर जाएं, तो वहां पे साइटोप्लाज्मिक होता है, जो जिससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज हैं, उनको हम लोग रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ठीक है, मैनी। तो ये हम लोग एफएससी लेवल पे भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा जो न्यू चीजें होंगी वो यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा जो थर्ड मेन कंपोनेंट है एक सेल का, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है, इसमें हमारी हेरिडिटी का सारा सामान मौजूद होता है, ठीक है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे सेल के, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इसके आगे हम जाके इसके आज इसी के फंक्शन को इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फंक्शन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, जिसको हम लोग पता है कि एक साइटोसोल होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, मैनी। इसको हम लोग रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक जनरलाइज सेल का स्ट्रक्चर है, इसको आप एक दफा देख लें और इसको आपने ड्रॉ भी करना है अपनी स्केच बुक के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये वाली, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज आपको नजर आ रहे हैं, लाइक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस के साथ भी अटैच हैं और ये फ्रीली फ्लोट भी कर रहे हैं, ये वाले। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो तो उन्हें इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच ना हो तो उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये चीजें भी हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा प्रोटियोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे के सारे हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ये पार्ट ऑफ दिस हम दिखाया गया है, डिस्कस करते हैं। या कुछ आपको यहाँ पे फिलामेंट्स, धागानुमा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। वी विल डिस्कस दीस लेटर। सबसे पहले जो हमारा पहला मेन सेल का पार्ट है, स्ट्रक्चर में आता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि इट इज सेल्स फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस, forms the cell flexible outer surface which separates the internal environment of the cell from the external environment. Internal environment मतलब वो चीज जो सेल के अंदर होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मतलब वो चीज जो कि सेल के बाहर होगी। तो एक सादा सी डेफिनेशन है कि ये सेल का वो एक्सटर्नल सरफेस है जो कि सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसको देखने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक मशहूर मॉडल है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। पहले वो सैंडविच मॉडल था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जिसको आजकल एक एक्सेप्टेबल मॉडल है। और
और इस मॉडल के मुताबिक एक लिपिड बाइलेयर होती है, ये नजर आ रही है आपको, ये लिपिड बाइलेयर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना सेल का, वो मेम्ब्रेन का, वो लिपिड बाइलेयर से होता है, ठीक है। ये उसका हाइड्रोफिलिक एंड है, ये इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वाला ये हाइड्रोफोबिक एंड है। ये जो कैप्स बनी हुई है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, पोलर रीजन होता है। और ये नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होगा उसमें पानी नहीं गुजरता, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ऊपर वाले एंड को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली क्या कहता है कि इसके अंदर एक लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। ये प्रोटीन्स क्या है, एम्बेडेड है। इसको हम लोग आगे जाके दोबारा डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के टाइप्स को। इसके अलावा इसके अंदर जो और मेन चीज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फ्रीली फ्लोट भी करते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो लिपिड्स के साथ में मिलकर रहते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ में मिलकर रहते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टर्म्स को क्या कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा आते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इंटरनल जो है सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। तो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में जो सबसे मेन चीज होती है, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है वो होता है लिपिड बाइलेयर। टू बैक लेयर्स हैं जिसमें 3 तरह के लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। अब याद रखिएगा कि जो लिपिड बाइलेयर है या जिसमें स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के अंदर 3 तरह के लिपिड्स होते हैं। जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया ना, ये वाला, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये बेसिकली 75% यही होते हैं, इनको हम लोग फास्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड्स, जो कि ऑलमोस्ट 75% होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है जो कि 20% होता है, और रिमेनिंग 5% जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना वो आपको समझ लग गई होगी कि वो लिपिड्स जो कि ग्लूकोज के साथ अटैच होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होंगे, उनको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल का जो दूसरा मेन पार्ट है, एक तो हो गया लिपिड बाइलेयर, दूसरा है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह की पाई जाती हैं, एक को हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, एक को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटेग्रल प्रोटीन्स आल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन एंड फर्मली एम्बेडेड टू द सेल, ये बड़ी मजबूती के साथ अटैच होती हैं। और यही जो है इंटेग्रल प्रोटीन ही सेल का बेसिक फंक्शंस इसी परफॉर्म करने होते हैं, और यही वो होते हैं जो कि कह लें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कह लें हम लोग लिपिड बाइलेयर के अंदर अटैच होते हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं फर्मली, बल्कि ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी अटैच होती हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। मैंने यहाँ से एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेशक वो तादाद में कम है, ये ना सिर्फ प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं बल्कि लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं। अगर ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, जिसको हम लोग आगे आकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरी मेन टाइप आ जाती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, वो आती है पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि फर्मली एम्बेडेड नहीं होते, ये पेरिफेरल रीजन में होते हैं और ये फ्लोट करते हैं, प्रोटीन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये सेल के पेरिफेरी मूव करते हैं इसलिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर फर्मली एम्बेडेड होते हैं, इसलिए मूव नहीं करते। खुद तो मूव नहीं करते, लेकिन सेल के बाहर से अंदर या सेल के अंदर से बाहर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। उसके बाद एक और, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिपिड्स के साथ भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, तो लिपिड्स के साथ मिलते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। अगर ये प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। So the carbohydrate portions of glycolipids and glycoproteins form an extensive sugary coat. अब ये दोनों ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन मिलके सेल के गिर्द एक शुगरी कोट बनाते हैं। इस शुगरी कोट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए शुगरी कहते हैं, इस शुगरी कोट को हम लोग ओवरऑल कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। अब कहता है the composition of glycocalyx act like as a molecular signature that enables cells to recognize one another। अब ये जो अकेला
जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल का एक मोलेक्युलर सिग्नेचर है, मतलब किसी की पहचान है। ये किसी भी सेल की पहचान है कि अगर फर्ज करें कौन सा सेल है, उसको देखने के लिए जो एक सिग्नेचर बनता है सेल का, वो किसकी वजह से बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से। एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, हमें पता है व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये हमें इम्यूनिटी में देते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ के हमारी बॉडी के खिलाफ जो एक्शन रिस्पॉन्स करने आते हैं, उनको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे दूसरे आने वाले सेल को, जो कि फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सेल है, उसको पहचानते हैं, वो उसको उसकी ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से पहचानते हैं। वो ग्लाइकोकैलिक्स है एक सिग्नेचर है अगले सेल का। अब उसको पहचानेंगे तो ज़ाहिर है सेल की इम्यूनिटी में मदद देंगे। इट आल्सो हेल्प टू adhere वन सेल अनदर। इसका दूसरा फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स का क्या है कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकने में, जुड़ने में भी मदद देते हैं। तो तीसरा फंक्शन इसका ग्लाइकोकैलिक्स का क्या है कि ये आरबीसीज को स्लिपरी बना। आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स। अब आरबीसीज आपको याद होगा, अगर आप उसको स्ट्रक्चर देखें तो बड़े बाइकनकेव लाइक कॉइन्स जो होते हैं ना, हमारे सिक्के होते हैं, उनकी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो वो कॉइन्स क्योंकि बाइकनकेव है, जब वो नैरो ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज से गुजरते हैं, क्योंकि कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है, जब ये उनसे गुजरते हैं तो उनको स्लिपरी बना देते हैं ताकि इजीली स्क्वीज होके ये आरबीसीज जो है ना, इन ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से उस ब्लड नैरो ब्लड वेसल से भी गुजर जाते हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ब्लड वेसल जो आरबीसीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ओनली ड्यू टू दिस ग्लाइकोकैलिक्स। तो तीन फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स। एक मोलेक्युलर सिग्नेचर है, ये सेल की पहचान में मदद देता है। दूसरा ये एक्ट करता है एज अडहेयर करता है, एक सेल दूसरे सेल में चिपकने में मदद देता है, मिलकर रहने में मदद देता है। और तीसरा ये आरबीसीज को स्लिपरी बनाता है। उसके बाद अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिस्कस करना चाहें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो तरह के होते हैं, जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं और ट्रांसफॉर्म प्रोटीन्स। तो मेनली पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। मेनली जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि यही इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आयन चैनल्स बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब आयन चैनल्स क्या हैं? एक सेल जो उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, उस प्रोटीन के अंदर मुख्तलिफ आयंस को गुजरने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स होते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, जो कि सोडियम की मूवमेंट पोटेशियम की मूवमेंट करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। एफएससी लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं जो कि इसका ट्रांसफर होता है मुख्तलिफ किस्म के। इस तरह कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, तो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ किस्म की आयंस की ट्रांसपोर्ट के लिए, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर ही होते हैं। दूसरा मेन फंक्शन है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, इट एक्ट एज अ कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स। अभी हम आगे जाके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारा जो मेम्ब्रेन है इट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल। ये गेट कीपर है, जिससे किसी बड़ी सी बिल्डिंग है उसका गेट कीपर है, जस्ट लाइक आवर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अब जब कुछ चीजों को गुजारना मकसूद हो, जरूरी हो, तो वहां पे सेल के अंदर कैरियर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। जो चीजें नॉर्मली लिपिड बाइलेयर से नहीं गुजर पाती, फिर वो ट्रांसपोर्टर्स की मदद से, कैरियर्स की मदद से सेल की एक साइड से दूसरी साइड में चले जाते हैं। तीसरा मेन फंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का है, एक्ट्स एज अ रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के दूसरे कह लें कि अभी मैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कस कर रहा था, दूसरे सेल्स को अटैच करने में मदद देते हैं, रिसेप्ट करने में मदद देते हैं। जैसे वो केमिकल्स जो कि सेल की सतह से लगते हैं, लाइगैंड कहते हैं। तो लाइगैंड को पहचानने के लिए जो मदद देते हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स को अटैच करते हैं। चौथा मेन फंक्शन एंजाइम्स है, कुछ प्रोटीन्स इसके एंजाइम में होते हैं। एंजाइम का फंक्शन हमें आता है, these are the biocatalysts that accelerate a chemical reaction without being used up। तो एंजाइम्स जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है एक्ट करते हैं एज एन एंजाइम। पांचवा फंक्शन ये है, एक्ट आल्सो एक्ट एज अ लिंकर्स। अब लिंकर्स क्या है? जैसे हम पहले बता रहा था, अडहेयर करने में, एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक करने में, जोड़ने में मदद देते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जब एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा होता है, तो
it is all due to the membrane proteins. मेम्ब्रेन, उसके अलावा छठा फंक्शन ये है कि मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आल्सो सर्व एज आइडेंटिटी मार्कर्स। ये मोलेक्युलर सिग्नेचर्स हैं, ये किसी भी सेल को पहचानने में मदद देते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी, वहां पे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की पढ़ी, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एबीओ ब्लड टाइप मार्कर्स, जिसमें हम लोग पता चल जाता है कि ये जो इस बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, बी है, एबी है या ओ। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग उस सेल को पहचानने में मदद देते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मार्कर्स के तौर पर भी हमारी जो प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी दोनों, बेशक ये बात दोनों का है, लेकिन हम लोग चूंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शन में हम लोग ये याद रखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं उनकी ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, एक सेल को दूसरे सेल को पहचानने में मदद देते हैं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, किस मेम्ब्रेन की कुछ चीजें, जैसे हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये कुछ चीजों को गुजरने दे और कुछ चीजों को गुजरने ना दे, इसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी या सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करना। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी लिपिड बाई लेयर है मेम्ब्रेन की, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, स्टीरॉइड्स हैं, इनको गुजरने देता है इजीली, लेकिन जो आयंस हैं, मोलेक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, इन मॉलिक्यूल्स को ये गुजरने नहीं देती लिपिड बाई लेयर। अब ये जो मॉलिक्यूल अगर इनका गुजरना मकसूद होगा, जो गुजरना जरूरी होगा, जिनको लिपिड बाई लेयर से गुजरने नहीं पाए, उनके लिए भी ट्रांसमेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन्स आ जाती हैं that act as a channels and transport increase the plasma membrane's permeability। वो चीजें जो कि मेम्ब्रेन से नॉर्मल लिपिड बाई लेयर से नहीं गुजर पाती, उनको गुजारने के लिए फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स भी हैं, इसके अलावा कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल की एक साइड से खुद पकड़ के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शंस पढ़ेंगे मेम्ब्रेन का। अगर यहाँ तक क्वेश्चन हो आप लोग